नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में राहुल गांधी से मिलने पहुंचे लोको पायलटों की, पेरिस ओलंपिक में भारत के खिलाफ हुई साजिश की, देखेंगे संसद में सरकार पर हमलावर विपक्ष को, देश में एक बार फिर बढ़ती चुनावी सरगर्मियों को, जानेंगे कैसे ईडी की शक्तियों को कम करने की शुरू हुई तैयारी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से किया सवाल, क्या ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोबारा करना चाहती है गिरफ्तार? जांच एजेंसी ने केजरीवाल के जमानत को दी थी चुनौती। हरियाणा के सिरसा में कल तक के लिए बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। कालावाली डेरे में गद्दी विवाद के चलते सरकार ने दिए हैं आदेश। दिल्ली में उद्धव ठाकरे ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं उद्धव ठाकरे। शेयर बाजार 874 अंकों की तेजी के साथ 79,468 अंकों पर हुआ बंद। 304 अंकों की गिरावट के साथ 24,297 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तमाम वर्ग और संगठन के लोग राहुल गांधी के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं। एक दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अब लोको पायलटों का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिलने पहुंच गया। तो क्या है लोको पायलटों की मांग? देखिए ये रिपोर्ट। संसद में राहुल गांधी से लोको पायलटों का प्रतिनिधि मंडल मिला। लोको पायलटों के साथ पिछले 1 महीने में राहुल गांधी की ये तीसरी मुलाकात है। लोको पायलटों ने संसद भवन में राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याओं को रखा, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को रेल मंत्री के सामने उठाने की बात कही। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने लोको पायलटों के प्रतिनिधि मंडल के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संसद में मुलाकात भी की। इस मुलाकात में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रेल मंत्री से लोको पायलटों की समस्याओं का जल्दी समाधान करने की मांग की। दरअसल मोदी सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही 1 दर्जन से ज्यादा रेल हादसे हो चुके हैं, जिसमें तकनीकी समस्याओं के साथ ही कर्मचारियों पर बढ़ता काम का बोझ बड़ा कारण माना जा रहा है। खास तौर पर लोको पायलटों की कमी के चलते भी हादसे हो रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और लोको पायलटों से मुलाकात की थी और उनकी समस्याओं को सरकार के सामने उठाया था। वैसे पिछले दिनों राहुल गांधी से किसान संगठन के नेता और कुली भी मिलने के लिए पहुंच चुके हैं, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि देशवासियों को मोदी सरकार से ज्यादा भरोसा विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अब दिखाई देने लगा है। एक तरफ राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता है तो दूसरी तरफ रेल हादसों की भरमार। मोदी सरकार हर तरह से चिंतित नजर आ रही है तो भारत के लोगों को भी निराशा हाथ लगी है। पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट गोल्ड मेडल के लिए प्रतियोगिता से ही बाहर कर दी गई। फाइनल मुकाबले से पहले ही उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मामले में जांच की मांग उठ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक से देश के लिए बुरी खबर सामने आई है। मंगलवार को ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाने वाली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को बुधवार को होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। बता दें कि बुधवार को ही विनेश का फाइनल मैच होना था। विनेश के अयोग्य होने के पीछे ओलंपिक एसोसिएशन ने उनके वजन को वजह बताया है। 50 किलोग्राम श्रेणी में आने वाली विनेश का वजन 100 ग्राम अधिक पाए जाने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस खबर के ठीक बाद विनेश के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी सामने आई। बताया गया कि उन्हें डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक हुए इस नाटकीय घटनाक्रम पर देश विदेश से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई। इस मामले पर विनेश के चाचा और पूर्व पहलवान महावीर फोगाट ने निराशा जाहिर करते हुए साजिश की आशंका भी जाहिर की। वहीं रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मामले में कानूनी दखल की मांग करते हुए न्याय न मिलने पर आईओसी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात कही। बता दें कि उधर आईओसी के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि हमने पीएम मोदी को फोन पर इस मामले की जानकारी भी दी। पीएम ने पीटी उषा से तो बात की, लेकिन विनेश को फोन नहीं लगाया। इस मामले पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तो मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने विनेश फोगाट के साथ अन्याय होने की बात कहते हुए मामले में जांच की मांग की है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से अपील करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आईओसी से न्याय की मांग की है।
बता दें कि विनेश ने मंगलवार को एक के बाद एक अपने 3 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बना ली थी, जिसके बाद पूरे देश को महिला कुश्ती से पहला गोल्ड मेडल आने की उम्मीद बन गई थी। लेकिन पेरिस से अचानक आई इस खबर ने पूरे देश को दुखी कर दिया है। भारतवासी मायूस हैं, तो विनेश फोगाट के लिए न्याय की मांग उठ रही है। सवाल ओलंपिक एसोसिएशन पर खड़े हो रहे हैं, तो आरोपों से मोदी सरकार भी घिर गई है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, ऐसे में दोनों सदनों में मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सत्र के 13वें दिन विपक्ष ने सरकार की जमकर घेराबंदी की। तो किन मुद्दों पर संसद में घिरी मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, विपक्ष इस समय संसद में भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाए जाने का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार और आरएसएस को जमकर घेरा। खड़गे ने बीजेपी और संघ पर आरोप लगाया कि वो देश पर अपनी सांप्रदायिक विचारधारा थोपना चाहते हैं। दरअसल स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव की खबर सामने आई है। क्लास 3 से लेकर 6 तक की किताबों के शुरुआती पन्नों में छापी जाने वाली संविधान की प्रस्तावना को केंद्र सरकार ने हटा दिया है और इसी मुद्दे को राज्यसभा में खड़गे ने उठाया। उन्होंने सदन में बताया कि एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाना एक बेहद गंभीर मुद्दा है। खड़गे ने सरकार की संविधान विरोधी मानसिकता को इसकी वजह बताते हुए बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश भर में अपनी सांप्रदायिक विचारधारा थोपना चाहते हैं। खड़गे के ऐसा कहते ही सदन में दोनों तरफ से शोर शराबा शुरू हो गया और उनके इन आरोपों को सदन के नेता जेपी नड्डा ने गलत बताते हुए विरोध किया। तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल के वायनाड लैंडस्लाइड का मुद्दा सदन में उठाते हुए केंद्र सरकार से वायनाड लैंडस्लाइड की घटना को नेचुरल डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की और इसी के साथ सदन में ओलंपिक से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने के मामले में खेल मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। संसद में राहुल गांधी ने वायनाड की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। वायनाड में जल्दी ही उपचुनाव भी होने हैं। वायनाड समेत देश की 50 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें सबसे प्रमुख यूपी की 10 सीटें मानी जा रही हैं। लेकिन इस उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा की है। तो क्या है ये घोषणा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। चुनाव आयोग ने एक और चुनाव का ऐलान कर दिया है। आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके लिए आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा की 12 सीटें खाली हो गई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीते सांसदों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इन सीटों पर अब 3 सितंबर को उपचुनाव कराया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस साल के अंत तक देश की लगभग 50 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें कई सीटें लोकसभा चुनाव जीतने वाले विधायकों के इस्तीफे के चलते खाली हुई हैं। इन सीटों पर हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव के साथ ही वोटिंग कराई जा सकती है। लोकसभा की वायनाड सीट के अलावा जिन राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें सबसे ज्यादा 10 विधानसभा सीट यूपी की हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर उपचुनाव होगा। असम और राजस्थान में 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि बिहार और पंजाब की 4-4 सीट। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट बुधनी में भी चुनाव होगा, क्योंकि अब वे विदिशा सीट से सांसद बन चुके हैं। वहीं कर्नाटक में बसवराज बोमई, एसडी कुमार स्वामी और सिक्किम में सीएम प्रेम सिंह तमांग की छोड़ी हुई सीटों पर भी मतदान होगा। लेकिन इन चुनावों में सबकी नजर यूपी की 10 सीटों पर बनी हुई है, जहां इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। ऐसे में अब 10 विधानसभा सीटों पर जीत के जरिए बीजेपी अपनी ताकत दिखाना चाहेगी। तो वहीं सपा और कांग्रेस अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए चुनाव में पूरी कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद देश में चुनावों की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है, जिसमें 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर ही सीमित हो गई। तो वहीं ईडी को भी मिली असीम ताकत पर भी रोक लगाने की तैयारी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले 2022 में विजय मदन लाल चौधरी मामले में ईडी की शक्तियों को लेकर जो फैसला दिया था, उस पर पुनर्विचार किया जाए, और कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी MPMLA के प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों और सीमाओं को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सिटी रवि कुमार और उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई शुरू की तो केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिरह की तैयारी के लिए समय चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दे दिया और अगली सुनवाई 23 अगस्त तक करने की बात कही। लेकिन तुषार मेहता ने थोड़ा और समय मांगा तो कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त तक कर दी। अब कोर्ट इस दिन 11:30 बजे इस मामले में सुनवाई करेगा। दरअसल 2022 में विजय मदन लाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, जब्ती, निर्दोष होने का अनुमान, कड़ी जमानत की शर्तों आदि से संबंधित PMLA के प्रावधानों के संवैधानिक वैधता को कोर्ट ने बरकरार रखा था। कोर्ट ने ये भी माना था कि PMLA कार्रवाई के तहत प्रवर्तन सूचना रिपोर्ट यानी ECIR की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ECIR एक आंतरिक दस्तावेज है और इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में बरकरार नहीं किया जा सकता। जिसके बाद कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं एक अन्य याचिका जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के पास लंबित है, जिस बेंच में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल हैं। ये बेंच PMLA एक्ट की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस धारा के तहत ED के पास गवाहों को बुलाने, उनके बयान दर्ज करवाने और गलत जानकारी देने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति मिली हुई है। 2002 के कानून के तहत ED को इतनी ताकत मिली हुई है और वो कहीं भी छापा मार सकती है। ED की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा कि नहीं, अब ये तो कोर्ट का फैसला ही बताएगा। लेकिन बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश की परिस्थितियों ने एशिया ही नहीं, दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। हालांकि फिलहाल देश की कमान सेना के पास है, अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश चल रही है, लेकिन हालात अभी भी सुधरते नहीं दिख रहे हैं। हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है, तो शेख हसीना भी अब तक भारत में ही है। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुई हिंसा अब तक नहीं रुकी। शेख हसीना की सरकार गिर गई। प्रदर्शनकारियों की मांग पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त कर दिए गए। 2018 से जेल में कैद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया रिहा हो चुकी है, लेकिन देश भर में अराजकता की स्थिति अब भी बरकरार है। बांग्लादेश बैंक के डिप्टी गवर्नर ने दावा किया है कि उनसे एक प्लेन कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर इस्तीफा लिया गया है। हसीना की पार्टी आवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं की जान ले ली गई। भीड़ ने पीट कर एक्टर शांतो खान और उनके पिता सलीम खान की भी जान ले ली। वहीं भारत ने भी सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। हालांकि शेख हसीना अब भी भारत में ही है। अब वो कहां शरण लेंगी, इस पर अब तक संशय बना हुआ है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही है। विपक्षी खालिदा जिया के कई समर्थकों ने भारत से मांग की है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को अरेस्ट करे और ढाका वापस भेजे। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत के लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हैं। ये तो तय था कि बांग्लादेश की परिस्थितियों का सबसे ज्यादा असर अगर किसी देश पर पड़ेगा तो वो भारत है, और अब वो असर दिखाई भी देने लगा है। BHU और AMU में पढ़ रहे बांग्लादेश के छात्र भी अपने परिजनों को लेकर चिंतित हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी ने उन छात्रों को भी हॉस्टल में बिना किसी फीस के रुकने की इजाजत दे दी है, जिनका कोर्स पूरा हो चुका था। बांग्लादेश को लेकर भारत का रवैया काफी नरम है। शेख हसीना से लेकर बांग्लादेशी छात्रों तक को भारत शय दे रहा है, लेकिन हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रवैया काफी सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने को लेकर हाई कोर्ट के जज को साफ चेतावनी दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर हाई कोर्ट के सवाल उठाने पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज की टिप्पणियों को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए इसे खारिज कर दिया और साथ ही हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजबीर शेखावत को चेतावनी दी कि भविष्य में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेशों पर विचार करते समय अधिक सावधानी बरतेंगे। दरअसल जस्टिस शेखावत ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी की थी कि सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालत की हकीकत में खुद को ज्यादा सर्वोच्च मानने की प्रवृत्ति और हाई कोर्ट को संवैधानिक रूप से उससे कम उच्च मानने की प्रवृत्ति है, जिस पर कोर्ट ने इन टिप्पणियों को बेतुका बताते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां पूरी न्यायिक मशीनरी को बदनाम करती हैं। इससे न केवल इस अदालत की बल्कि हाई कोर्ट की भी गरिमा प्रभावित होती है। कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने कहा कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पसंद और नापसंद का नहीं है, बल्कि संवैधानिक दायित्वों का है। कोर्ट के आदेश से कोई पक्षकार नाराज हो सकता है, लेकिन बड़े संवैधानिक कोर्ट के आदेश से जज कभी भी नाराज नहीं हो सकता। आगे कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कमजोर करती हैं, इसीलिए पीठ ने कहा कि वह उन्हें हटाने का आदेश दे रही है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की उन दलीलों को कोर्ट ने मजबूत माना जिसमें अवमानना नोटिस भेजने की बात कही गई थी, लेकिन पीठ ने कहा कि फिलहाल वो ये मुद्दा छोड़ रहे हैं। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में जज इस तरह का कोई फैसला ये टिप्पणी नहीं करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कल से जो भक्त और सरकारी मीडिया बेचैन हो रहा था, उसके दिल के सुकून के लिए पेरिस से खुशखबरी आ गई कि देश का गौरव विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस खबर से भक्तों का कई ग्राम खून बढ़ गया होगा। पीएम मोदी ने तो कल से फोगाट को जीत की बधाई तक नहीं दी। शायद उनके मन में ये बात चल रही हो कि अरे भाई क्या इसके लिए बधाई देना, ये कोई जीत में जीत होती है। हो सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।